सैफ पर हमला, विस्फोटक खुलासा। दो सबूत, एक सवाल, गद्दार बेनकाब। 16 जनवरी की वो रात, सामने आया सनसनीखेज राज। हमलावर का मददगार, पक्के सबूत से पर्दाफाश। चोरी की थ्योरी पलट गई, नवाब के मर्डर का प्लान था। नमस्कार, स्वागत है आपका आड़ी में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या चोरी नहीं मर्डर का प्लान था सैफ अली खान के। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि कई नई थ्योरी और कई नए एंगल इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ चुके हैं। 16 जनवरी की रात को सैफ अली खान पर हमला होता है। ये खबर आती है कि चोरी के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उससे चोरी की थ्योरी बिल्कुल पलट गई है और एक नया एंगल ही सामने आ गया है। वो एंगल है सैफ अली खान के मर्डर की साजिश का। जो जानकारी सामने आई है उससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या हमला चोरी नहीं मर्डर के इरादे से हुआ था। सैफ पर हमले की इस खबर पर हर खबर टीवी 9 आपको सबसे पहले दिखा रहा है। आज भी जो एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपके सामने रखने वाले हैं वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सैफ अली खान का दुश्मन उनके घर में ही छिपा है। पुलिस की पड़ताल जारी है और ये शक पुलिस ने ही जताया है कि कोई घर का भेदी है। आखिर कौन है वो, इन सवालों के जवाब पुलिस भी तलाश रही है। आरोपी शरीफुल पुलिस की गिरफ्त में है। सारे सबूतों की कड़ियों को एक एक कर जोड़ा जा रहा है, लेकिन सैफ का हमला और उस मामले से जुड़ी तफ्तीश में हैरान करने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। टीवी 9 ने जो पड़ताल की उसमें कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। हम आपको 5 बड़ी जानकारियां जो अभी तक सामने आई हैं, आइए वो बताते हैं। सबसे पहली और बड़ी जानकारी है कि पुलिस इस बात पर जांच कर रही है और इस एंगल पर जांच कर रही है कि क्या कोई इनसाइडर था, किसी इनसाइडर की भूमिका है क्या। ये पहला बड़ी बात है जिस पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। दूसरी जानकारी है कि हमलावर को घर की पूरी जानकारी थी, यानी शरीफुल जिस तरह से सैफ अली खान के घर में पहुंचे, जिस तरह से वो 11वीं मंजिल पर पहुंच गया, कैसे शाफ्ट का इस्तेमाल किया, कैसे वो निकलकर बाहर आया, इसके बाद ऐसा लगता है कि हमलावर को घर के बारे में पूरी जानकारी थी। तीसरी जानकारी है कि सीढ़ी और डक्ट से होते हुए घुसा था हमलावर। पुलिस का ये कहना है कि पहले डक्ट का इस्तेमाल किया, फिर सीढ़ी का इस्तेमाल किया और इस तरह से वो घुसा था बिल्डिंग में और सैफ अली खान करीना कपूर खान के घर तक पहुंचा था। चौथी बड़ी जानकारी आपको बता दें, शरीफुल समेत 2 और लोग हैं जिनको लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है, यानी सिर्फ शरीफुल अकेला नहीं है, इसमें और भी लोग शामिल हैं। क्योंकि इसकी बात लगातार हो रही थी, ये सवाल लगातार पूछे जा रहे थे कि क्या शरीफुल अकेला इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है, इस तरह से पहुंच सकता है उस इमारत में, उस फ्लोर तक और फिर जाकर इस तरह का हमला करेगा। तो अब पुलिस जो तफ्तीश कर रही है उसमें एक अहम जानकारी है कि शरीफुल के साथ साथ 2 और लोग थे जिनको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। वो 2 लोग कौन थे ये हम आपको बताएंगे। पांचवी जानकारी, जो 5वां खुलासा है वो ये कि चोरी के मकसद से हमला नहीं हुआ है और ये अपने आप में बड़ी जानकारी है क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि वो चोरी के मकसद से घुसा। क्या मकसद है, मोटिव सबसे बड़ा सवाल होता है। किसी भी अपराध के बाद मोटिव को एस्टैब्लिश करना कि क्या मकसद था हमला करने का, वो बड़ा सवाल होता है। और इसमें कहा यह जा रहा है कि चोरी मकसद नहीं था, चोरी करने के इरादे से हमला नहीं किया गया। मुंबई पुलिस की जांच में शक जताया गया है कि कोई इनसाइडर है जिसने मदद की है। ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी है। पहले घर की रेकी की गई और हमलावर को रेकी में मदद किसी इनसाइडर ने ही की। हमलावर को डक्ट और सीढ़ियों से सैफ के फ्लैट तक पहुंचने का रास्ता बताया गया। सैफ के फ्लैट, उनके कमरे, उनके बेटे जहांगीर के कमरे की जानकारी उसे पहले से मुहैया कराई गई क्योंकि कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर घर में आएगा तो उसे कैसे ये मालूम था कि सैफ अली खान का कमरा कहाँ है, उनके बेटे जहांगीर का कमरा कहाँ पर है, कैसे डक्ट से आना है और कैसे फिर उसके बाद सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है। यही वजह है कि सैफ के किसी स्टाफ को क्लीन चिट नहीं दी गई है, यानी पुलिस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि सैफ अली खान और करीना के घर में काम करने वाले किसी भी स्टाफ को अभी तक क्लीन चिट नहीं दी गई है। तो एक तो घर का भेदी है, या यूं कह लीजिए कि उनके घर में ही सैफ का कोई ना कोई तो दुश्मन है, जहां तक कि पुलिस की पड़ताल से अभी तक सामने आया है। लेकिन एक दुश्मन कोई बाहरी भी है, यानी एक भीतर है,
जिसने इनसाइड इन्फॉर्मेशन दी है, इनसाइडर है, और एक कोई बाहर का व्यक्ति है जिसने मदद की है। तो बाहर के व्यक्ति के बारे में पुलिस ने क्या कहा है, उनकी जांच में क्या तफ्तीश में अभी तक सामने आया है, वो ये कि पुलिस जांच के मुताबिक हमलावर शरीफुल ऑटो में आया था, जिसमें 3 लोग थे, खुद शरीफुल, ऑटो ड्राइवर और एक और तीसरा व्यक्ति था, एक तीसरा शख्स भी था ऑटो में। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वो तीसरा शख्स कौन है जो उस दिन शरीफुल के साथ ऑटो में था। क्या ऑटो वाला भी शरीफुल के इस प्लान में शामिल था, और हाँ तो वो कहाँ है, यानी अगर वो था शामिल तो फिर वो ऑटो ड्राइवर कहाँ है, वो तीसरा शख्स कौन था और वो कहाँ है। अब तक की जांच से वो कैसे पुलिस की नजरों से बच पाया है, यानी अभी तक कैसे पुलिस ने उस ऑटो ड्राइवर को नहीं ढूंढा है, और कैसे अभी तक ये जो अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शरीफुल के साथ एक और व्यक्ति था जो ऑटो में सवार था, तो वो दूसरा व्यक्ति कौन है और वो किस तरह से इस पूरे मामले से जुड़ा है, इसको लेकर क्या जानकारी अभी तक सामने आपको बता दें। तो ये जो तमाम खुलासे सामने आए हैं, इसके बाद कई सवाल उठ खड़े होते हैं, यानी इस पूरे मामले में, इस अपराध में कई अहम सवाल जो अब तक की जानकारी के आधार पर सामने आ रहे हैं, वो ये कि इनसाइडर है तो क्या उसका मकसद सैफ के घर चोरी नहीं बल्कि सैफ को रास्ते से हटाना था। यानी अगर इनसाइडर शामिल है तो उसका मकसद क्या था शरीफुल को वहां बुलाने के लिए, और अगर चोरी मकसद नहीं है तो फिर क्या मकसद है, क्या सैफ को नुकसान पहुंचाना इसका बड़ा मकसद था। दूसरा सवाल यह कि मुंबई पुलिस ने सैफ के घर के स्टाफ को क्लीन चिट नहीं दी है। इसकी वजह से सवाल यह उठ खड़ा होता है कि क्या सैफ के घर के अंदर ही कोई उनका दुश्मन है। एक और बड़ी जानकारी जो हमने आपके सामने रखी है, जानकारी सामने आई कि शरीफुल के साथ ऑटो में तीसरा शख्स भी था। आखिर वो तीसरा शख्स कौन था, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ स्थिति साफ हो जाएगी। हमारे साथ इस पूरे खबर पर और इससे जुड़ी जो नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, उसके आधार पर क्या और सवाल उठ खड़े होते हैं और उनके क्या हैं जवाब, इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुधाकर सुराडकर जी मौजूद हैं, पूर्व IPS हैं महाराष्ट्र से। बहुत स्वागत है आपका सर हमारे साथ प्रोफेसर भूपेश शर्मा मौजूद हैं जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं। नुपुर मेहता हमारे साथ मौजूद हैं जो अभिनेत्री हैं, बहुत स्वागत है नुपुर आपका भी। और संजीव देसवाल हमारे साथ मौजूद हैं जो डिटेक्टिव हैं। इन सबसे बात करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले सुधाकर जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी एक जानकारी निकलकर सामने आई है, 2 मुद्दे जिसमें एक कहा जा रहा है कि पुलिस की तफ्तीश में ये कहा जा रहा है कि एक इनसाइडर है और एक कोई बाहर का व्यक्ति है। तो अगर हम पहले इनसाइडर वाली थ्योरी पे बात करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बिना इनसाइडर के इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। एक बात बिल्कुल जो आप बातें कर रही हैं ना, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहूंगा कि ये सब अंदाज हैं जी। ये आप लोग सब लोग ऐसे समझते हैं। ऐसा जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें कई पॉसिबिलिटीज होती है और हर पॉसिबिलिटी का पुलिस जांच करके उसके बाद नतीजे पे पहुंचती है। तो आज अगर कोई नतीजा पे पहुंचते हैं तो वो गलत होगा। पहली बात, अगर खून करना था तो ये कोई हथियार नहीं है जो कि खून करने के लिए कोई ले जाएगा। इसमें हमें एक बात समझनी चाहिए कि जिस तरह से सैफ अली खान ने उसका मुकाबला किया है, ऑटो रिक्शा भी जिस तरह से उसने जल्दी से जल्दी पहुंचाया है, तो बहुत सी बातें जो है वो पुलिस आज नहीं बताएगी। और ये उम्मीद करना कि पुलिस हर बात आपको बताएगी या लोगों को बताएगी, ये सोचना ही गलत है। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू है तो कई बातें ऐसी है जो पुलिस अपने तक ही सीमित रखेगी, लोगों से नहीं बताएगी और बताना ठीक भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, नहीं सुधाकर जो आपके अलग अलग अंदाज है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल ये अंदाज हैं। और ये जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है कि पुलिस किस किस दिशा में तफ्तीश कर रही है, कोई एक दिशा तो है नहीं, पुलिस भी हर एंगल से तफ्तीश कर रही है और किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट। कि आपके सामने पूरी सही जानकारी किसी के भी सामने नहीं आई है, ठीक है, लेकिन जो मोटिव है बताएगी, जो मोटिव है नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या मोटिव को लेकर अगर सवाल तो उठ रहे हैं, साफ कहूंगा, वो अपने आप में बड़ा सवाल है या नहीं? खून करने का मोटिव तो बिल्कुल नजर ही नहीं आता, और चोरी का भी नहीं है, बिल्कुल नजर नहीं आता। तो फिर क्या मोटिव तरीका हुआ? आज जिस तरह से हथियार अवेलेबल है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स अवेलेबल है, जब जो खून करने के लिए आता है ना जी, तो वो फिर उसको अंजाम देता है, पूरी तैयारी से आता नहीं है। जाता, नहीं लेकिन नहीं सुधाकर जी, मेरा सवाल ये आपसे कि सर आप ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में मर्डर या हत्या करना या नुकसान, जान से नुकसान पहुंचा देना ये मकसद नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो तैयारी के साथ आता, उसके पास वैसा हथियार होता।
चोरी भी नहीं है, दूसरी तरफ ये भी है, क्योंकि करीना बिल्कुल, कपूर बिल्कुल, खुद ये बयान बिल्कुल। दे चुकी हैं कि सब कुछ सामने पड़ा हुआ था, सारी ज्वेलरी थी, सब कुछ था, उसने कुछ नहीं लिया। जो बाकी लोग भी कह रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि चोरी नहीं कह मकसद नहीं सकते, है। ये दावे के साथ हम नहीं कह सकते कि उसका मकसद चोरी नहीं था। ये देखिए, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहूँगा कि उसका मकसद क्या था क्या नहीं, ये बात जब तक तफ्तीश पूरी नहीं होती, पुलिस जब तक पूछताछ, क्योंकि वो तो घबरा गया था, उसने उम्मीद ही नहीं की थी इस तरह से उसको ये होगा, कोई उसको पकड़ लेगा, दबोच लेगा, उससे प्रतिकार करेगा, ये उम्मीद ही नहीं थी जब किसी के भी साथ। और मैं एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहूँगा सबके लिए कि हालात झूठ नहीं बोलते, इंसान झूठ बोल सकता है। तो सबसे अहम बात यह है कि जी स्पॉट का जो इंस्पेक्शन किया गया है, जो स्पॉट पंचनामा किया गया है, वो सबसे अहम बात है। और मैं नहीं समझता कि किसी के पास वो अभी तक पहुंचा है जी, तो ठीक है। हर बात, हर चीज को स्पॉट पे जो जो मिला है उसको देखना होगा। ठीक है। संजीव देसवाल जी भी हमारे साथ मौजूद है। संजीव देसवाल जी, मोटिव के बारे में बार बार बात हो रही है, लेकिन इनसाइडर का जो एंगल है, क्योंकि पुलिस कह रही है कि देखिए हमने किसी भी स्टाफ को, किसी भी घर के भीतर वाले व्यक्ति को क्लीन चिट नहीं दी है, कोई भी जो स्टाफ वहाँ काम करता है उसको क्लीन चिट नहीं दी है। हम इस एंगल पर तफ्तीश कर रहे हैं। ये भी एक बहुत अहम एंगल है कि कोई इनसाइडर शामिल हो सकता है, जिस तरह की प्रिसाइज इंफॉर्मेशन थी शरीफुल के पास, क्योंकि अगर शरीफुल उसी घर के लिए पहुंचा और उस घर तक पहुंच गया, डक्ट का इस्तेमाल किया, फिर सीढ़ियों का इस्तेमाल किया और फिर वहां पर पहुंचा, तो यानी उसके पास प्रिसाइज इंफॉर्मेशन थी। आपको ये जो इनसाइडर वाली थ्योरी है, इसमें कितना दम दिखाई देता है? देखिए 16 तारीख को जब ये कहते हैं क्राइम होता है, उसके बाद कंटिन्यू मेरे जितने भी कहते हैं इंटरव्यूज होते हैं, मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ कि इनसाइडर के बिना इतना बड़ा कहते हैं क्राइम नहीं किया जा सकता था, क्योंकि 10वें फ्लोर को छोड़ के 11वें फ्लोर पे पहुंचना ही अपने आप में शक पैदा कर रहा था। अगर आप अपराधी की पूरी क्रोनोलॉजी को समझे तो बिल्डिंग के अंदर जाना, डक्ट के साथ घुसना, फिर उसका सीढ़ी को पार करना, फिर डक्ट से एंट्री करना, फिर कहते दरवाजे को खिड़की को तोड़ना, उसके बाद अंदर जाना, ये सब का सब जो तरीका है, ये एक बहुत शातिर चोर का तरीका है। ये शातिर चोर के अलावा कुछ नहीं है, और चोरी ही करने गया था वो। ये अलग बात है कि चोरी करने का उसको मौका नहीं मिला, क्योंकि वो पहले ही एक्सपोज। लेकिन संजीव देसवाल जी, फिर एक सवाल ये भी है कि अगर वो शातिर चोर है और वो बहुत प्लानिंग के साथ वहां पर पहुंचा, क्योंकि और आपके मुताबिक इनसाइडर जरूर होगा, इनसाइडर इंफॉर्मेशन जरूर होगी उसके पास, भले ही उस वक्त वहां पर वो मौजूद हो या ना हो, लेकिन उसे इंफॉर्मेशन प्रिसाइज दी गई होगी, तभी वो वहां तक पहुंच पाया। लेकिन अगर ये शातिर चोर है, तो फिर शातिर चोर को तो इस बात का भी अंदाजा होगा कि वो इतनी बड़ी इमारत में इतने बड़े लोगों के बीच अगर पहुंच रहा है चोरी करने के लिए, तो वहां उसको किसी विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। फिर वो हथियार लेकर नहीं पहुंचा है, तो क्या वो इस तरह कि अकेला पहुंचा है चोरी करने के लिए? क्या इस तरह के शातिर चोर इतनी बड़ी बिल्डिंग में किसी इतने बड़े व्यक्ति के घर में, भले ही वो ये ना जानता हो कि सैफ का घर है, लेकिन अगर वो ये जानता था कि किसी अमीर आदमी का घर है, तो उस वहां पर तो और बहुत कुछ हो सकता था, तो वो उसके लिए प्रिपेयर्ड क्यों नहीं था अगर वो शातिर चोर है? तो आपको ये समझना होगा, एक कहावत है कि डूबते कौन है? जो तैराक होते हैं। ये मत सोचिए कि कोई बहुत शातिर है तो पकड़ा नहीं जाएगा या उसके साथ कोई गलती नहीं होगी। हो सकता है वहां पे कोई आर्ट हुई हो जिसकी वजह से कहते हैं वहां पे लोग जग गए हो, लोगों ने देख लिया हो। आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर इनसाइडर कोई है तो वो इनसाइडर हो सकता है डायरेक्ट उससे ना मिलता हो, इनसाइडर का कोई और इन्फॉर्मर हो, वो इन्फॉर्मर इसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। क्योंकि अगर आप इंटरनल कहते हैं इन्फॉर्मर को पकड़ते हैं, जो शातिर चोरों का चोरी करने का तरीका है ना, वो सीधा तरीका यही है कि वो पहले उस घर की रैकी करते हैं। वो खुद रैकी नहीं करते हैं, अंदर वाला एक इन्फॉर्मर बता रहा है कि यहाँ बहुत माल मिल सकता है, यहाँ बहुत तरीका है, अंदर आ सकते हो। ये किसी को इन्फॉर्मेशन दी गई, ए ने बी को दी, बी ने फिर दी सी को। सी कौन है? यही चोर। तो तीन जो चेन है, पुलिस इसलिए तो समझने की कोशिश करे कि अंदर वाला कौन है। अंदर वाला तो सीधा इसको जानता ही नहीं ना, सीधा अगर अंदर वाला जानता तो बीच का जो इंटरकनेक्शन, इस पर हम बात करेंगे सुधाकर जी से भी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं, ये कि सैफ मामले में जारी जांच को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्य आरोपी शरीफुल के फिंगरप्रिंट और चेहरे की बनावट की जांच हो रही है, साथ ही शरीफुल के चेहरे की बनावट की भी जांच की जा रही है। दावा है कि सीसीटीवी में जो आरोपी दिख रहा है वो शरीफुल नहीं है, क्योंकि शरीफुल के वकील ये दावा कर रहे हैं, शरीफुल का परिवार ये दावा कर रहा है कि जो सीसीटीवी में व्यक्ति दिख रहा है वो शरीफुल नहीं है। इस पर एक और बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। एक और बड़ी जानकारी है कि मुख्य आरोपी शरीफुल को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। शरीफुल के फुटप्रिंट की भी जांच होगी, यानी सिर्फ फिंगरप्रिंट की और चेहरे की जांच नहीं होगी, बल्कि फुटप्रिंट की भी जांच होगी। पुलिस के मुताबिक हमलावर नंगे पैर सैफ के कमरे में घुसा था, लिहाजा मौके से जो फुटप्रिंट मिले हैं उसकी भी फोरेंसिक जांच की जाएगी।
तो क्या फिंगरप्रिंट से असली हमलावर बेनकाब हो जाएगा? हमले के सच से पर्दा उठाने के लिए मुंबई पुलिस हर कोशिश करती हुई दिख रही है। फिंगरप्रिंट्स मैचिंग उसी जांच का एक हिस्सा है। शरीफुल समेत करीब 200 फिंगरप्रिंट्स मुंबई पुलिस ने जुटाए। शरीफुल के फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट दोनों की जांच होगी। एफएसएल हर नमूने का एक एक कर जांच कर रहा है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर भूपेश शर्मा मौजूद हैं, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर, दो एंगल हैं। एक ये कि शरीफुल के फिंगरप्रिंट्स तो जांच की ही जा रहे हैं, उसके फुटप्रिंट्स की भी जांच होगी क्योंकि वो नंगे पैर पहुंचा था। लेकिन दूसरी तरफ ये दावा शरीफुल के वकील का, शरीफुल के परिवार का कि सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है वो शरीफुल नहीं है। ये कैसे असर्टन किया जाएगा और क्या आपको अभी तक जो दोनों तस्वीरें देखकर आपको लगता है इसके बारे में? देखिए, पहले भी मैं आपके शो पर जब मैं पहली बार आया था, मैंने उसमें भी ये बताया था, जब हम उसका हुलिया पूरा देखते हैं, अभी जो पहले इनसाइडर वाली थ्योरी है या जो चोरी का बात है, देखिए डेफिनेटली मैं यहाँ पर कहूँगा कि जैसे कि हमारे दोस्त जो है संजीव जी, उन्होंने भी कहा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी कहा कि मर्डर का प्लान, मैं नहीं कहूंगा कि मर्डर का प्लान था, पर डेफिनेटली कोई ना कोई, और मैं खाली इसको चोरी भी नहीं कहूंगा जैसे कि हमारे जासूस दोस्त कह रहे हैं कि चोरी ही थी। नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ पर मेरे ख्याल से किडनैपिंग का भी एक प्लान हो सकता है। जो सैफ के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका किडनैपिंग का भी प्लान हो सकता है। और दूसरी चीज, चोरी के लिए एक छोटा सा बैग लेकर जाना, ये और इतनी ऊपर तक जाना और इतने बड़े घर में जाना, और ये भी जानते हुए कि यहाँ पर कोई भी इस समय रात में जाग रहा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। और डेफिनेटली हमको ये मानना पड़ेगा यहाँ पर कि उसके पास हथियार था। देखिए, बंदूक थी या नहीं थी, सोफिस्टिकेटेड आर्म्स थे या नहीं थे, कुछ था नहीं था, पर उसके पास एक हथियार था जो कि चाकू। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने ये कि अगर किसी ने देख लिया तो मैंने इसलिए, जो उसने वार किए हैं, जो उसने 6 से 7 वार किए हैं, वो जानलेवा वार थे। यहाँ पे ये भी समझना होगा कि जानलेवा वार थे। अगर वो एक सिर्फ चोर होता तो एक वार करके वो अपने भागने की सोचता, जिस तरीके से भी वो नहीं, लेकिन जी ठीक है, वो सब तो थ्योरीज हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे ये डिटरमिन किया जाएगा, कैसे जांच किया जाएगा कि जो सीसीटीवी में दिख रहा है व्यक्ति वो शरीफुल है या नहीं। इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाएगा? क्योंकि इस पर बहुत गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं, कई लोग हैं, कई राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंबई में सवाल उठाया, शरीफुल के परिवार ने सवाल उठाया, शरीफुल के वकील ने सवाल उठाया। तो ये कैसे तय होगा? देखिए, इसके लिए फेशियल रिकंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, जिसमें 3D इमेजिंग भी होती है, जो कि पूरी की पूरी जो सीसीटीवी फुटेज जो मीडिया के पास अभी बिल्कुल साफ नहीं है, वो पुलिस के पास कहीं ना कहीं एमपेट सॉफ्टवेयर यूज करके या दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज करके वो बिल्कुल फोटो को साफ करेंगे, जिससे हमें पता चल सकता है कि ये वही है या नहीं। और दूसरी चीज जो मैंने कल भी आपके शो पे या परसों मैंने आपके शो पे बताई थी कि जो सीसीटीवी फुटेज में जो इंसान दिख रहा है और जो शरीफुल है, वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे हैं उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। अब जब तक के पिक्चर बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, अब रही फिंगरप्रिंट्स की बात। अब फिंगरप्रिंट्स जो पुलिस के पास या एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो के पास जो डेटा होता है वो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स का होता है। मैं आपको यहाँ पे साफ बता दूं, ये बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान भी नहीं है कि फिंगरप्रिंट से जांच कर लेना। हाँ, नहीं, लेकिन क्राइम सीन पर फिंगरप्रिंट्स मिले होंगे और शरीफुल के फिंगरप्रिंट से तो उनको मैच कराया जा सकता है। देखिए, क्राइम सीन पर फिंगरप्रिंट जो मिले हैं उसमें अधिकतर चांस प्रिंट होते हैं। जा चुका है, वो कराया जा चुका है, इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, तभी इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है जी। तो अगर उसके फिंगरप्रिंट बिल्कुल मिल गए, मैच हो गए, तो फिर तो फिंगरप्रिंट से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। फिर तो उसमें चेहरे की भी जांच करने की जरूरत नहीं है। संजीव देसवाल जी, उसमें कई सवाल हैं कि फिंगरप्रिंट्स उस रेलिंग से उठाए गए हैं सिर्फ, या घर के भीतर में भी उसके फिंगरप्रिंट मिले हैं कि नहीं शरीफुल के। ये इस पर कोई क्लैरिटी पुलिस ने अभी नहीं दी है कि फिंगरप्रिंट्स कहां से लिए गए। क्लैरिटी देखिए मैडम, यहाँ पे दो चीजें, अगर क्लैरिटी मिल गई है फिंगरप्रिंट्स की, फिर तो फिंगरप्रिंट से बड़ी कोई चीज है ही नहीं, फिर तो 100% मैच है। उसमें क्या ना सीसीटीवी फुटेज की जरूरत है ना किसी चीज की। पर अगर क्लैरिटी नहीं है तो ये पुलिस तो यही दावा कर रही है ना कि उनको क्लैरिटी है, पुलिस तो यही दावा कर रही है क्लैरिटी है, लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है कि कैसे अंजाम दिया गया, मोटिव क्या था, उस पर क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे दोनों पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पर क्लैरिटी नहीं है, मोटिव पर क्लैरिटी नहीं है, इस बात पर क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से अंजाम दिया गया, कौन कौन शामिल था। सुधाकर जी, एक और एंगल है जिसमें कहा जा रहा है कि एक ऑटो का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कि एक ऑटो ड्राइवर है, तो ऑटो ड्राइवर मिला हुआ है या नहीं है, ऑटो ड्राइवर है कहाँ, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन साथ ही एक और व्यक्ति था शरीफुल के साथ ऑटो में। आप किस ऑटो ड्राइवर की बात कर रही हैं? सर, जिसमें शरीफुल पहुंचा था इस इमारत तक, शरीफुल जब वहां आया तो वो ऑटो से आया, ये जानकारी अब सामने आ रही है।
वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सी बातें हमें पता ही नहीं है और पुलिस ने वो बताई नहीं है। तो जितने अलग अलग संभावना है उन सभी संभावनाओं को पुलिस जांचेगी और वो जांचने के बाद वो नतीजे पे आएगी। अगर जैसा कहते हैं कि वो नहीं है, मैच नहीं होता है, तो उसको डिस्चार्ज करना होगा। कानून में सब प्राविधान है। और इसके पहले एक मेरे ख्याल से रायपुर में किसी को पकड़ा था, उसको डिस्चार्ज कर दिया है। तो इन्वेस्टिगेशन में जब किसी पर शक है, शक पर पकड़ना एक बात है और निश्चित मालूम होना दूसरी बात है। तो निश्चित मालूम होना ये बात जो है, ये जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होता है तब पहुंचती है। तो आज जितनी भी संभावनाएं, आप जो जितने सवाल खड़े कर रहे हैं, उन सब सवालों का जवाब पुलिस ढूंढ रही है। जाहिर सी बात है क्या मिला है लेकिन सर, वो अभी इस हालात में पुलिस नहीं बताएगी। आपका कितना लंबा पुलिस महकमे का तजुर्बा है, क्या इस तरह से चोरी करने के लिए इतनी बड़ी इमारत में व्यक्ति पहुंचेगा बिना किसी तैयारी के? यानी उसके पास कोई हथियार भी नहीं है, वो अकेला वहां पर आया है और इस तरह से किसी के घर में घुसेगा जिसमें कि बहुत से लोग हो सकते हैं, लोग जाग जाएंगे। क्या क्या ऐसा होता है? क्या आपको लगता है देखकर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, तजुर्बे के आधार पर? ये देखिए, कई बार जो है ना, मैं क्या एक बात कहना चाहूँगा। मराठी में कहावत है कि बरेचदा सत्य हे कल्पनेपेक्षा ही अद्भुत असतं। यानी कई बार जो हकीकत है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें कुछ भी बात कहना जैसा ना, जैसे एक लोग कह रहे थे कि वो कैसे जल्दी आ गया, बिल्कुल आ सकता है। मैं खुद आया हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ, स्टिचेस लगी और 1 घंटे के अंदर मैं घर आ गया। तो ये बहुत सी बातें हैं ना, हम लोग नहीं जानते। जैसे यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो उनके एक्सपर्ट से मैं सहमत हूँ, उनकी बात को भी मैं मानूंगा, लेकिन अनुभव भी एक चीज़ है। और जो मेरा अनुभव है उसके दावे से मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो अलग अलग संभावनाएं हैं, उन्हीं सभी संभावनाओं का पुलिस जांच कर रही है। और ये उम्मीद करना कि इस समय पुलिस आपसे सब शेयर करेगी, तो ये नहीं होगा। लेकिन आपको लगता है इनसाइडर जरूर कोई होगा शामिल? ये देखिए, एक पॉसिबिलिटी है ना, एक पॉसिबिलिटी इनसाइडर है कि पहले किसी ने काम किया था, जो नौकरी छोड़कर गया है, या कोई किसी ने सिक्योरिटी वाले ने कहने के लिए और शक करने के लिए तो हजारों बातें हैं, लेकिन निश्चित कुछ कहना इस समय मुनासिब नहीं है। जी हाँ, इस बीच एक और बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें। कुछ और अहम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। शरीफुल को लेकर मुंबई पुलिस सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि सलमान और शाहरुख की रेकी के मामले से भी शरीफुल के तार जुड़ रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने अपनी रिमांड में अब तक ये बात नहीं कही है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि मुंबई पुलिस ने कोर्ट में कि किन किन सितारों और फिल्मी हस्तियों की रेकी का उन्हें पता चला है, ये पता लगाने के लिए वो शरीफुल की रिमांड मांग रहे हैं। यानी रिमांड के बाकी आधार में एक तीनों खान की रेकी मामला को भी मुद्दा बनाया गया। यानी पुलिस ने जब रिमांड मांगी तो पुलिस ने ये कहा कि हम ये जांच करना चाहते हैं कि क्या उसने और भी सितारों के घर की रेकी की थी या नहीं, और इस वजह से हमें रिमांड चाहिए। तो रिमांड की जो वजहें थी उसमें से एक बड़ी वजह ये थी, मुंबई पुलिस को अब तक की जांच में ये पता चला है कि मोहम्मद शरीफुल को सैफ अली खान का घर, शाहरुख का घर, सलमान का घर, किसी न किसी शख्स ने रेकी करवाने में उसकी मदद की। यानी अगर उसे ये सब कुछ मालूम था तो किसी ने उसकी मदद की थी। तो क्या तीनों खान का दुश्मन एक ही है? ये बड़ा सवाल भी उठ खड़ा होता है। सैफ, सलमान, शाहरुख किसको खटक रहे हैं? सैफ पर हमले का सलमान और शाहरुख से क्या लिंक हो सकता है? क्या कोई? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस ने जब अपनी रिमांड ली तो उसमें एक पुलिस ने बड़ा रीज़न ये बताया, एक बड़ी वजह ये बताई पुलिस ने कि हम इसलिए रिमांड चाहते हैं क्योंकि हम ये जांच करना चाहते हैं कि शरीफुल ने और किस किस सितारे के घर की रेकी की थी। ये जानकारी पहले भी सामने आई है कि उसने सलमान और शाहरुख के घर की भी रेकी की थी। सैफ पर हमला हो जाता है, शाहरुख के बंगले की रेकी की जाती है और सलमान को जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसकी वजह से सलमान बुलेट प्रूफ घर में रहने को मजबूर हैं। आखिर कोई क्यों सिर्फ इन 3 खानों को टारगेट कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। संजीव देसवाल जी, ये जो जानकारी सामने आई, जिसमें ये आई जानकारी की रेकी की गई थी शाहरुख के घर की, और पुलिस ने रिमांड में कहा कि हम ये जानकारी इससे जुटाना चाहते हैं शरीफुल से कि क्या उसने और कौन कौन से सितारों के घर की रेकी की है, क्योंकि इससे संबंधित जानकारी हमारे पास आई है। तो क्या संबंध हो सकता है इसके बीच में? क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ चोर है। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात क्लियर करूंगा कि एक हमारे सामने पॉइंट है कि क्या ये हत्या के लिए आया था या चोरी के लिए आया था या किडनैपिंग के लिए आया था।
हत्या इसलिए मैं नहीं मान सकता क्योंकि इस हत्या को लेके कोई हत्या करने नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे स्टार की हत्या करने के लिए कम से कम ऐसा कहते इस टाइप का आदमी नहीं आएगा। नंबर 2, किडनैपिंग। क्या उस बच्चे को उसने बैग में डाल के ले जाना था या सर के ऊपर ले जाके उस ढक से उतरना था? किडनैपिंग भी नहीं हो सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। उसके बाद आती है चोरी। चोरी, नंगे पैर कूदना, डक से जाना, सीढ़ी से जाना, फिर डक से जाना, फिर उस कहते रेलिंग को, खिड़की को तोड़ना, ये सब एक शातिर चोर का ही काम था। पुलिस के लिए चैलेंज क्या है? पुलिस के लिए सिर्फ एक ही चैलेंज है कि चेन ऑफ द क्राइम इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन क्रिमिनल्स हैं, कितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। पुलिस को पता है, पुलिस को अच्छी तरह पता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में सही आदमी को पकड़ लिया है। आप बाबा बोलते हैं कि 2 फोटोज हैं जो आपस में मिलती नहीं है। अरे बॉस, आपको समझना चाहिए जो आपके पास फोटो है वो सीसीटीवी की फोटो है। सीसीटीवी की फोटो को स्क्रीनशॉट लिया गया। स्क्रीनशॉट टीवी रेजोल्यूशन होता है, टीवी रेजोल्यूशन मेगापिक्सल्स नहीं होते हैं। जो दूसरी पिक्चर है वो आपके पास मेगापिक्सल के अंदर है। टीवी रेजोल्यूशन की पिक्चर मेगापिक्सल से मैच कर रहे हो। अरे सर, उन्होंने कहा है कि हमने फिल्टर यूज किए हैं, पुलिस ने कहा है कि हमने फिल्टर यूज किए पिक्चर को क्लियर करने के लिए, क्योंकि सीसीटीवी की जब फुटेज ली गई तो अंधेरे की ली गई। रेजुलेशन, लाइट और कहते इतने सारी चीजें, एंगल्स हैं, उस वजह से उस फोटो को क्लियर करने के लिए जब उस पे फिल्टर्स यूज किए गए तो बहुत ज्यादा वाइट हो गई, बहुत ज्यादा फोटो कहते बिगड़ गई। तो ये सारी चीज समझनी चाहिए। संजीव देसवाल जी, ये तमाम सवाल तो हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा था। मेरा सवाल आपसे ये था कि मैं उसी का जवाब देता जी, हूँ। हाँ। मैं उसी का जवाब देता हूँ। देखिए, इस वारदात से पहले ये शाहरुख खान क्या रैकी कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा गैंग है जो ये जानबूझकर सेलिब्रिटीज को निशाना बना रहा है, सेलिब्रिटीज के साथ कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे बॉम्बे की जो हालात है वो खराब हो। ये इस कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सेलिब्रिटी के ही घर में क्यों जाएगा 10 फ्लोर छोड़ के 11 फ्लोर? वो शाहरुख खान की ही रैकी क्यों करेगा? तो इसका मतलब है साहब कि इसके पीछे कोई ना कोई गैंग ऐसा हो सकता है जो इस तरीके की वारदात करके मुंबई का और देश का मुंबई में और उस इलाके में जहां वो गया सैफ के घर में, वहां पर तो और तमाम लोग हैं, ऐसे लोग हैं, अरबपति खरबपति लोग रहते हैं जिनके घर में वो जा सकता है चोरी करने के लिए, बिल्कुल, चोरी कर सकते हैं जहां पर उतना ही या उससे ज्यादा उन्हें सामान मिल सकता है। उसके बावजूद शाहरुख के घर की रैकी की जाती है, उसके बावजूद अगर सैफ के घर में जाकर चोरी की कोशिश की जाती है, तो क्या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान हो सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप फिर वापस सीसीटीवी का सवाल उठा रहे थे और इस वजह से प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ये बड़ा सवाल है कि कैसे जो भूपेश, ये सवाल है कि कैसे जो सीसीटीवी है उससे क्या नहीं मिलाया जाना चाहिए, और क्या सीसीटीवी और फिलहाल जो तस्वीर हमारे पास है उसमें भी काफी कुछ समानताएं या असमानता साफ तौर पर दिख सकती है? जी देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे पास टोटल एविडेंसेस कितने हैं। जितना अभी हमें मीडिया के थ्रू पता चल रहा है, एक सीसीटीवी फुटेज है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक डिजिटल एविडेंस है। फिर फिंगरप्रिंट्स की और फुटप्रिंट्स की बात आई। फिंगरप्रिंट्स उस चाकू पर जो टुकड़ा रह गया वहां पर, या जो भी है, या जो रेलिंग है, पॉइंट ऑफ एंट्री है, जहां भी डक्ट वगैरह है, उस पर अगर फिंगरप्रिंट्स, मैंने अपने 20 साल के कैरियर में ये देखा है कि फिंगरप्रिंट्स की बेसिस पर बहुत कम केसेस सॉल्व होते हैं। मैं क्राइम सीन की बात कर रहा हूँ, मैं किसी प्रॉपर्टी पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चांस प्रिंट मिलते हैं और चांस प्रिंट्स में रिच कैरेक्टरिस्टिक इतनी क्लियर नहीं होती। और हमारे पास एनसीआरबी के पास, सीआरपीवी के पास खाली कन्विक्टेड क्रिमिनल्स का डेटा रहता है, तो वो पूरा डेटाबेस नहीं होता। हाँ, अब अगर प्रिंट मिल गए हैं तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरी बात आती है सीसीटीवी की। जो सीसीटीवी में अभी चेहरा दिखाई दे रहा है, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उस बेसिस पर उस व्यक्ति का चेहरा नहीं है। पर जैसा संजीव जी ने कहा और मैंने भी पहले कहा है कि सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके अगर चेहरे को क्लियर किया गया है, पिक्सेल्स में डिफरेंस है और फीचर्स में डिफरेंस है, इसमें तो बहुत फर्क होता है ना। फीचर्स में बिल्कुल डिफरेंस है, फीचर्स में बिल्कुल डिफरेंस है। भाई पिक्सेलेटेड है, पिक्चर क्लियर नहीं है, या पिक्चर को बहुत सारे फिल्टर्स लगाए गए हैं, और फीचर्स में फर्क है। ये दोनों को क्लियर किया जा सकता है। पुलिस के पास हमारी दिल्ली पुलिस हो या मुंबई पुलिस हो, ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद है ये फॉरेंसिक लैब में कि पिक्चर को क्लियर किया जा सकता है, और किया भी गया होगा। मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूं कि उस सीसीटीवी फुटेज को क्लियर किया गया होगा और कई एंगल से देखा गया होगा, बार बार देखा गया होगा। और पर यहाँ पे शक ये बात का है, इस बात का है कि पहले जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक गलत व्यक्ति को पकड़ा गया, तो क्या तब ये पिक्चर सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लियर नहीं की गई थी जब गलत व्यक्ति को पकड़ा गया था, और अब इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, तो क्या ये पिक्चर बहुत क्लियर कर लेगी जिसके बाद ये व्यक्ति को पकड़ा गया है?
ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर अपने आप। ठीक है, और इस पर रही बात संजीव देसवाल कितने लोग कुछ कहना involved चाहते हैं, हैं, लेकिन हमारे साथ एक और अहम मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। नासिर अब्दुल्ला साहब हैं, एक्टर हैं, एक अहम हस्ती हैं बॉलीवुड से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर अब्दुल्ला साहब, ये जो पूरा मामला है इसमें कई अब और जाहिर सी बात है पुलिस लगातार जांच कर रही है और कई एंगल्स और निकलकर सामने आए हैं, जिसमें से एक एंगल जिसकी पुलिस जांच कर रही है, पुलिस का ये कहना है कि इनसाइडर शामिल है, ऐसा उन्हें लगता है, इस वजह से उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी है हाउस स्टाफ को। साथ ही एक और जानकारी सामने ये आई है कि जो एक ऑटो का इस्तेमाल किया शरीफुल ने बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए, इसमें उसके साथ एक और व्यक्ति भी था, यानी कुछ और लोग भी शामिल थे। आपको ये जो थ्योरी है जिसमें कहा जा रहा है कि इनसाइडर कोई था जरूर, क्या आपको ये प्लॉजिबल लगती है? क्या आपको ये लॉजिकल लगता है कि जरूर कोई इनसाइडर शामिल रहा होगा मदद करने के लिए? या बहुत ही लॉजिकल ही लगती है, क्योंकि ऐसा आदमी कोई घूमते घामते ऐसे अंदर आराम से घर में घुस जाए और उसको मालूम हो जाए कि कहाँ पे घुसना है, और वो उनके बेटे के कमरे में पहुंच गया था और उनके बाथरूम में घुस गया था, पता नहीं क्या क्या वो जो कहानियाँ आ रही है। लेकिन असली बात तो ये है कि जो पुलिस ने शुरुआत में एक फोटो दिखाया था और वीडियो दिखाया था, एक यंग सा बॉय जो नीचे आ रहा है सीढ़ियों से, फिर उन्होंने एक और फोटो दिखाया, इतना दूर दिख रहा था वो, और कि जी वो किसी मॉल में हेडफोन ट्राई कर रहा था। फिर ये सैफुल इस्लाम जिसको भी पकड़ा है वो भी नहीं लग रहा ऐसा। तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा कि कौन सा दृश्य गलत है, कि सबसे पहला जो उन्होंने फोटो दिखाया उसके हिसाब से दोनों और जो लोग हैं जिनके ऊपर उनको शुबा है वो वैसे नहीं लग रहे। तो जो उन्होंने सबसे पहले फोटो दिखाया था कि वो सीढ़ी से उतर रहा है, या तो उन्होंने गलत दिखाया, किसी और सीढ़ी का दिखा दिया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन असली बात ये है कि जब सैफ को वो आदमी दिखाएंगे और वो फोटो दिखाएंगे, तो सैफ के ऊपर डिपेंड होता है कि वो और उनकी जो हाउस हेल्प थी, जो मेड थी, वो बताए कि हाँ ये आदमी था या नहीं। अगर वो कहें ये जो आदमी नहीं था, तो इसका मतलब है कि पुलिस से गलती हुई है। नासिर साहब, यानी आपको ये लगता है कि जो थ्योरी सामने रखी गई शुरुआत में, जो पुलिस की तरफ से जो पूरी थ्योरी है ये कि ये चोरी करने के लिए आया था, यहाँ पर पहुंचा था और इस तरह से आया कि पहले डक से आया और फिर सीढ़ी से चढ़ के यहाँ पर आया, इस थ्योरी में आपको लगता है कि पुलिस की जो शुरुआत से अभी तक, या शुरुआत में जो उन्होंने कहा उसमें और अभी में विरोधाभास है, यानी उसमें आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है जो थ्योरी अभी तक सामने रखी जा रही है, कुछ और है जो अभी तक पर्दे के पीछे सामने नहीं आया? हाँ, जो कुछ उन्होंने दिखाया है उसके हिसाब से बात नहीं बनती है, बात फिट नहीं बैठ रही। जैसा मैंने आपसे कहा, असल बात तो ये है ना कि सैफ की उस आदमी से मुठभेड़ हुई, वो उसको पहचान पाएगा, मेड की भी उसके साथ हाथापाई हुई, वो उसको पहचान पाएगी। उसके बाद सिक्योरिटी वालों से बात होगी, किसने कैसे आने दिया, वो सो रहे थे, कुछ ना कुछ तो मतलब ये कि एडअप नहीं कर रहा ना। तो अल्टीमेटली सैफ बताएगा कि हाँ ये आदमी था या नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वो होगा, क्योंकि जो उन्होंने फोटो पहले दिखाया था उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। तो आपको भी लगता है, जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, कि कुछ है इस कहानी में अभी तक जो जानकारी सामने आई है जो एडअप नहीं होती है, और इस वजह से सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं कि देखिए ये चीज समझ में नहीं आ रही, वो चीज समझ में नहीं आ रही। मेन चीज देखिए, मेन चीज यही है, सुनिए, ये जो बेकार की बातें हो रही है ना ऑटो के बारे में कि ऑटो क्यों लिया, ऑटो, अरे भैया 2:30 बजे कोई निकलेगा उसको क्या मिलेगा? या तो कुत्ते मिलेंगे, नहीं तो ऑटो मिलेंगे, और क्या मिलेगा? जब आपकी गाड़ी के ड्राइवर नहीं होंगे, उनको छुट्टी मिल चुकी है, तो क्या करें? जल्दी से निकल गए। तो इस बात पर भी बवाल हो रहा है। फिर इस बात पर भी बवाल हो रहा है कि वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर से बात नहीं की पुलिस वालों ने। क्या बात करेंगे उससे? ऑटो रिक्शा वाला उससे मिला नीचे हमले के 10 मिनट बाद, और उसने उसको छोड़ दिया। तो लेकिन बहुत उल्टी सीधी बातें हैं जो घुमाई जा रही हैं, और शक और शायद इस वजह से भी बहुत सी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि एडअप नहीं हो रही स्टोरी, या लग रहा है कि इसमें कुछ है जो पूरी जानकारी सामने नहीं है, और इस वजह से लोगों को ये मौका मिल गया है कि वो तमाम तरह की जो थियरीज हैं उसको फ्लोट कर रहे हैं, और तमाम जानकारियां भी सामने आ रही हैं। एक और जानकारी दे देते हैं, आरोपी शरीफुल को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस उससे पूछ रही है उसे आखिर बांग्लादेश से भारत आने में मदद किसने की, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए हैं।
ये नहीं बता रहा है कि अपराध में उसका सहयोगी कौन कौन है। पुलिस शरीफुल के इस थियरी को नहीं मान रही है कि उसने इतनी बड़ी घटना की प्लानिंग अकेले ही की होगी। पुलिस को यह लगता है कि उसको किसी साथी की मदद मिली है। उस साथी के बारे में पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। तो शरीफुल अभी तक ये कह रहा है कि मैं अकेला ही ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन पुलिस इसे नहीं मान रही है। साथ ही शरीफुल के ठाणे के दोस्त रहमत मोहम्मद, अमित पांडे उर्फ अंकित पांडे, इन सभी के साथ साथ कुछ और 4 अन्य लोग हैं, उनसे भी पूछताछ जारी है। तो जिन जिन लोगों के संपर्क में था शरीफुल, 4 अन्य लोग हैं जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, उनसे भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। शरीफुल का दोस्त है रहमत, उससे बात हो रही है, अमित से पूछताछ हो रही है। तो सभी लोगों से पूछताछ हो रही है जो शरीफुल के जानकार हैं। सुधाकर जी, शरीफुल के जो दोस्त हैं उनसे पूछताछ हो रही है क्योंकि पुलिस को इस बात में तर्क नहीं लगता है कि अकेला शरीफुल ये सब कुछ करेगा। आपको क्या लगता है, क्या अकेला वो ये सब कुछ कर सकता है या उसको बाहरी मदद भी मिली है, उसको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी मिली है, तभी वो इस तरह का की चोरी अंजाम करने के लिए हिम्मत कर पाया? ये मैंने जो पहले ही शुरू में कहा कि ये सब हम लोगों के अंदाज हैं जी, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए पूरी तहकीकात करना ज़रूरी है, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करना जो पुलिस कर रही है जी। लेकिन तो सुधाकर जी, अगर कोई चोरी होती है, अगर कोई चोरी होती है और कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और वो ये कहता है, वो किसी एक बिल्डिंग में जहां पर सिक्योरिटी स्टाफ भी होता है, जहां के 11वें माले पर एक स्टार रहते हैं और उसके पहले के माले पे और तमाम लोग रहते हैं, वो एक उसी बिल्डिंग में, उसी फ्लैट में, उसी घर में पहुंचता है और उसके बाद ये इतनी बड़ी घटना होती है, तो आपको लगता है कि उसको बाहरी कोई मदद नहीं मिली होगी, उसको इनसाइडर कोई मदद नहीं मिली होगी, वो कैसे क्या कर सकता है ऐसा? क्या ऐसा हो सकता है? ये देखिए, मैंने जैसे पहले ही कहा कि इंसान झूठ बोल सकते हैं, हालात झूठ नहीं बोलते। तो हमें सब सारे हालात देखने होंगे, वो हालात देखकर उनको जांच करने के बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। तो ये जो सब अंदाज और ये हम जो कह रहे हैं ना, ये जहाँ हमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, सुनी सुनाई बातों को। पहली बात तो जो उनको जो फ़ोटो दिखा रहे हैं ना, इस वजह से आइडेंटिफिकेशन परेड में कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन परेड में क्यों चेहरे पे नकाब डाल के ले जाते हैं? क्योंकि जो विटनेस है, उस विटनेस को हादसे के बाद उस एक्यूज़ को देखने का कोई मौका ही नहीं मिला, ये सबसे अहम बात है। तो यहाँ तो उसी पे आपने पानी फेर दिया। सबने वो तस्वीर फिंगरप्रिंट्स का है जी, जो बात नासिर साहब कर रहे हैं, जो नासिर साहब कह रहे हैं कि बहुत अहम था, उसको जांच करके देखा जा सकता है उसके है या नहीं है। सुधाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर नहीं है तो इसका मतलब पुलिस जो है गलत कर रही है। तो हर बात हम सारी बातें जानने के बाद ही कह सकते हैं। जी नासिर साहब, अभी तक उन्होंने सैफ को मुझे हैरत है इस बात की कि अभी तक उन्होंने जिस पर हमला हुआ था उसको क्यों नहीं दिखाया इस आदमी का, उसके घर गए थे या नहीं। और अगर बात बड़ी सीधी है, सैफ फौरन बता देगा कि भाई ये आदमी था या नहीं, क्योंकि 2-2.5 मिनट या फिर 5 मिनट 2.5 मिनट की मुठभेड़ हुई है, शक्ल थोड़ी बहुत तो देखी होगी, जाहिरी बात है, बत्ती होती है थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ, तो वो अभी तक क्यों नहीं हुआ है, उससे क्या पूछना। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि सबूत पर डिपेंड करता है। अगर सबूत का मामला है तो अगर सैफ को दिखाएं और सैफ कहे हाँ यही लगता है, तो फिर बात बनती है। अब वो बोले ना बोले, वो तो फिर फंस जाएगा ना। अगर नहीं बताएंगे या अगर ये आदमी नहीं, अगर सैफ बोले ये आदमी नहीं था, ये आदमी नहीं था, तो फिर बात फिर दूसरे आदमी को लाना पड़ेगा, आरोपी को। ये है ना चक्कर जी। तो अभी तक संजीव देसवाल जी भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, हमारे साथ डिटेक्टिव हैं संजीव देसवाल जी। संजीव जी, देखिए बाबर, ये कहा जा रहा है कि कहते हैं पुलिस ने गलती से पहले किसी को पकड़ लिया था तो छोड़ क्यों दिया, इसको भी तो छोड़ देंगे, ये भी तो शक्ल नहीं मिल रही है। तो समझना ये होगा कि जब कहीं क्राइम सीन के ऊपर क्राइम होता है तो पुलिस को वहां मिलता क्या है? पुलिस को वहां मिलते हैं फिंगरप्रिंट्स उनके डाटाबेस में है नहीं। वहां मिलते हैं, कहते हैं आपको उनकी फोटो, वो फोटो सर्कुलेट होती है मीडिया के द्वारा या दुनिया के द्वारा कहीं पे भी, और दुनिया उसके बाद पुलिस को कंटिन्यू फोन करना शुरू करते हैं, लोग इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन देना शुरू करते हैं, इसको हमने यहाँ देखा, हमने इसको वहां देखा, लोग शक्लें मिलाते हैं। अब उस कंडीशन पुलिस तो अपना काम करेगी, जिसको भी पकड़ती है उसको पकड़ने के बाद लगता है ये आदमी तो है नहीं, इन्वेस्टिगेशन के बाद इंटेरोगेशन के बाद पता चलता है, उसे छोड़ना पड़ता है। लेकिन इस आदमी को पकड़ने के बाद गिरफ्तार किया गया, बार बार ये सोचना कि सीसीटीवी की फुटेज है पुलिस के पास,
अरे जब फुटेज के अलावा हजारों फुटेज हो सकती है, क्योंकि जब आप कुछ कह रहे हो आपके ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो पुलिस विदहोल्ड कर रही है। बिल्कुल, क्यों बताएगी किसी को? क्यों बताएगी किसी को? सैफ ने भी क्या उसको सैफ को तस्वीर दिखाई गई है या नहीं, और सैफ ने क्या कहा है ये भी नहीं बताया गया है। जब आप कहते हैं कि वो ऑटो से आया था, तो ऑटो से आने के टाइम उसके पास फिर वीडियो के क्लिप होगी ना। कुछ कहना चाहते हैं जी, आपका क्या कहना है जी? देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत समझ, अगर पुलिस ने सही आदमी को पकड़ा है तो उन्होंने खाली सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नहीं, उसका डंप डेटा, उसका मोबाइल डेटा या कुछ और के आधार पर भी उसको पकड़ा है। अगर ये चीजें मिलाई गई है कि यही, तभी ये बोला गया है कि ये व्यक्ति है। लेकिन अब उन्होंने सही आदमी को पकड़ा है। बात तो उससे आगे बढ़ गई है ना, इसको पकड़ लिया, अब पकड़ने के बाद ये क्या सिर्फ चोरी के लिए आया था, क्या इसके आगे उसका कोई और मकसद था? हो सकता है ये अकेला ही ना हो, ये आदमी सही पकड़ा गया, ये था, ये वहां पर हो, इसका डंप डेटा वहां से मिला है, पर ये वो आदमी ना हो जो एक्चुअल में ऊपर गया था। अब जो हमारे जो एक्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि सैफ को दिखाया जाएगा और सैफ पहचान लेगा। हो सकता है सैफ दिखाया जा चुका है, हम किसी आदमी को दिखाया जा चुका है। हाँ, यही लगता है। नतीजा क्या मैं हुआ? बताता हूँ कैसे दिखाया जा चुका है। नहीं, ये तो संजीव देसवाल जी कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन है नहीं कि दिखाया गया है। नहीं, मैं बताता हूँ, पक्की इन्फॉर्मेशन है। कल तो पहली बार सैफ ने अपना बयान दर्ज कराया है। मैं बताता हूँ कैसे दिखाया जा चुका है, मैं बताता हूँ ना आपको। नहीं, वो तो टीवी पे हर जगह दिख रहा है, सैफ पहले ही देख चुके हैं। नहीं, पकड़े जिस दिन पकड़ा गया था उससे अगले दिन उसको वहां लेके गए थे उसकी बिल्डिंग में कि आप कहां से एंट्री पर तब सैफ वहां नहीं थे, लेकिन वो लेडी थी जिसके साथ हाथापाई हुई थी, लेडी थी वो जिससे हाथापाई हुई थी। अब उन्होंने रिक्रिएशन किया था, बट सैफ वहां नहीं थे, सैफ अस्पताल में लेडी थी सैफ ने कल अपना बयान दर्ज किया है सुबह में, और अपना बयान सिर्फ दर्ज किया। मैडम सैफ की बात नहीं है, सैफ के साथ वो लेडी भी है, वो भी विटनेस है, वो भी विटनेस है, बिल्कुल वो भी विटनेस है। लेकिन मैं सैफ को क्लैरिटी दे रही थी कि सैफ से तो कल बयान दर्ज किया गया, ये भी समझना होगा ऑफिशियल बयान कल सुबह दर्ज हुआ है, इससे पहले दर्ज नहीं किया गया था। चलिए ठीक है, लेकिन ऑफिशियली तो पुलिस ने भी ये भी नहीं कहा कि कोई ऑटो में आया था, ऑफिशियली तो पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है ना, हमें जानकारी मिल रही है कि कहाँ क्या हो रहा है। बात यह है कि अगर ये व्यक्ति भी है तो भी मोटिव क्या है, मकसद क्या सिर्फ चोरी है या उससे आगे कुछ है? अगर सिर्फ चोरी है तो मददगार कौन है, अंदर कौन मददगार है और बाहर भी कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा होगा। एक अकेला व्यक्ति इस तरह की किसी भी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता, उसका कोई तो सपोर्ट सिस्टम होगा, उस तक पुलिस को पहुंचना है। जी बोलना चाहूंगा, जी माफ कीजिएगा, हमारे पास समय इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सैफ अली खान केस में एक बड़ा सवाल करीना कपूर को लेकर भी पूछा जा रहा है। सवाल किया जा रहा है कि सैफ अपने 8 साल के बेटे तैमूर को अपने साथ खून में लथपथ होने के बावजूद अस्पताल ले गए, लेकिन अपनी पत्नी करीना कपूर को वो अपने साथ लेकर नहीं आए। इस तरह के हालात में सैफ का अपने 8 साल के बेटे को अस्पताल ले जाना किसी की समझ में नहीं आया। करीना कपूर सैफ अली खान के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई और सैफ ने पुलिस को दिए अपने बयान में क्या बताया है, इस रिपोर्ट में देखिए। चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। तो जैसे गेट से आवाज़ आई रिक्शा, फिर एक लेडी आ रही है, ये गले अपना घूम के जो 4 रास्ता है वहाँ से एक लेडी निकल रही है, इधर से भाग के जा रही है। बोला रिक्शा के इधर, रिक्शा तो रिक्शा रोका, तो बोला भैया इंटर मार के कोई इमरजेंसी है, फटाक से उसको हॉस्पिटल छोड़ो। सैफ अली खान पर हमला होने के 8 दिन बाद भी कई बड़े सवालों के जवाब मिलना बाकी है। इन्हीं में से एक सवाल है कि सैफ को अस्पताल ले जाते वक्त उनकी पत्नी करीना कपूर कहां थी? सैफ ने अपने बयान में कहा है कि जब उन पर हमला हुआ तो वो उनके साथ ही थी, लेकिन क्या हमलावर को देखकर करीना कपूर इस कदर घबरा गई थी कि उन्होंने हमलावर को रोकने या सैफ को बचाने की कोशिश नहीं की? एक सवाल ये भी है कि अगर करीना घर पर ही थी तो सैफ अपने 8 साल के बेटे को लेकर ऑटो से अस्पताल क्यों पहुंचे? अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सैफ अली खान ने पुलिस की पूछताछ में अपना बयान दर्ज करवाया है। सैफ अली खान ने पुलिस को बताया है, मैं 11वीं मंजिल पर करीना के साथ था। नर्स एलियामा की आवाज सुनकर जहांगीर के कमरे में गया। जहांगीर के कमरे में एक अजनबी शख्स को देखा। नर्स एलियामा भी कमरे में थी और जहांगीर रो रहा था। हमलावर ने जब चाकू मारा तो मैं घायल हो गया। पीठ, गर्दन और दूसरी जगहों पर कई बार चाकू से हमला किया। किसी तरह खुद को छुड़ाकर हमलावर को धक्का दिया।
लहूलुहान हालत में ऑटो से सैफ अस्पताल पहुंचे। अब दावा किया जा रहा है कि तैमूर के साथ घायल सैफ को एक कर्मचारी अस्पताल लेकर गया और बाद में फैमिली फ्रेंड जैदी ने वहां पहुंचकर एडमिशन प्रोसेस पूरा किया। सूत्रों के मुताबिक करीना ने 16 जनवरी की रात 3:30 बजे जैदी को फोन किया और सैफ के अस्पताल पहुंचने के बाद वो अस्पताल पहुंचे। लेकिन सैफ पर हुए हमले वाले दिन से ही ये सवाल पूछा जा रहा है, करीना कपूर खुद घायल सैफ अली खान को लेकर तुरंत अस्पताल क्यों नहीं पहुंची? उन्होंने अपनी 3 लग्जरी कारों में से किसी को भी क्यों नहीं निकाला? क्या करीना कपूर को ड्राइविंग नहीं आती? और अगर जल्दबाजी में सैफ को ऑटो से अस्पताल जाना भी पड़ा तो करीना उनके साथ अस्पताल क्यों नहीं गई? ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा ने भी ये साफ कहा है कि सैफ के साथ एक बच्चा और एक महिला मौजूद थी, लेकिन वो करीना कपूर नहीं थी। तो जैसे गेट से आवाज़ आई रिक्शा, फिर एक लेडी आ रही है ये गले अपना घूम के, जो 4 रास्ता है वहाँ से एक लेडी निकल रही, इधर से भाग के जा रही, बोला रिक्शा किधर, रिक्शा। तो रिक्शा रोका, तो बोला भैया यूटर्न मार के कोई इमरजेंसी है, फटाक से उसको हॉस्पिटल छोड़ो। तो गेट पे लगाया, तो गेट पे लगाने के बाद देख रहा हूँ तो एक शख्स निकला, जैसे 2-4 शख्स साथ में निकले। तो उसमें देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा खून से लथपथ, बिल्कुल घायल अवस्था में। देखा तो खून से लथपथ थे, तो उधर देख के तो मेरे को थोड़ा शॉट हुआ कि मैंने अरे कुछ गलती तो नहीं, मैंने फिर भी समझा नहीं। इनको फटाफट बैठाया गया मेरे रिक्शे में, तो उनके साथ में एक बच्चा था और एक कोई यंग आदमी था। आमतौर पर बॉलीवुड सितारे अपने बच्चों को कैमरे से दूर रखते हैं, लेकिन इस तरह के हालात में सैफ का अपने 8 साल के बच्चे को लेकर अस्पताल जाना किसी की समझ में नहीं आया। सवाल उठा कि अगर करीना कपूर घर पर थी तो सैफ अली खान अकेले अस्पताल क्यों पहुंचे? इसका जवाब जो मिला है वो ये है कि सैफ ने करीना को कहा कि वो करिश्मा के घर चली जाएं। हालांकि इस जवाब पर यकीन करना मुश्किल है। सैफ अली खान पर हुए हमले से ठीक पहले करीना कपूर और सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो रात 2 बजे एक पार्टी में थी। तो क्या पार्टी के बाद करीना कपूर इस स्थिति में नहीं थी कि वो ड्राइव कर पाती या किसी के साथ अस्पताल पहुंच पाती? करीना ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि हादसे के बाद वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उनकी बहन करिश्मा कपूर उन्हें लेकर अपने घर चली गई। करीना ने यह भी कहा कि आरोपी जब घर में घुसा तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। तो हो सकता है कि करीना उसे देखकर घबरा गई हो, लेकिन करीना ने अपने बयान में यह भी बताया है कि हमलावर ने घर का कोई सामान नहीं चुराया। करीना ने कहा कि घर में ज्वेलरी सामने ही रखी हुई थी, लेकिन हमलावर ने उसे हाथ भी नहीं लगाया।